वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल। तो आज जीव विज्ञान की क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, ग्लैंड। ग्लैंड को हम पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ग्लैंड मतलब क्या? ग्रंथि। क्लियर है? ये ग्रंथि पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे पूरी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और ऐसी एकदम रोचक जानकारियाँ इसमें हम आपको कलेक्ट करके लाए हैं, आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देखना है। और वीडियो अच्छा लगे लास्ट में देखने के बाद तो लाइक कर दीजिएगा, आपके ऊपर है, आपके स्वेच्छा के अनुसार है। चलें इसमें देखते हैं हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, आज कौन से मज़ेदार चीज़ें हम जानने वाले हैं, है ना। कुछ उत्सुकता होती है ना नई नई चीज़ों के जानने के लिए, तो इसको पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने के हिसाब से नहीं, इसको जानने के हिसाब से अपन पढ़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर है? अब सर जानना कैसा? ग्रंथि में जानना कैसा? मतलब हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स स्रावित करते हैं। क्लियर है? ग्रंथियों का काम क्या होता है? हार्मोन्स स्रावित करना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई महिलाओं में क्या हो जाता है? मूंछ आ जाता है। आज वो जानने वाले हैं कि मूंछ कैसे होता है, क्यों आ जाता है, किस हार्मोन्स के कारण। दूसरा, महिलाओं की आवाज़ मोटी क्यों होती है, मोटी क्यों होती है, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। मतलब आज हम ऐसे रोचक जानकारियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत से। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा उम्र का व्यक्ति लगभग 30 साल उसका उम्र है, वर्ष है, ठीक है, लेकिन वो लगता कितना है? 5 से 10 साल का बच्चा दिखता है। क्यों दिखता है? आज उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किस हार्मोन्स के कारण ये कमी आती है, क्यों होता है ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें, रोचक जानकारियाँ एकदम जानने। बाझपन क्यों आता है, बाझपन क्यों हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हम जानने वाले हैं। किस हार्मोन्स के कारण यौवनावस्था में है ना, यौवन का लक्षण प्रभावित होने लगता है, लक्षण दिखने लगता है ना। ये सब ऐसे मतलब एकदम आपको रोचक जानकारी बताने वाले हैं। बिल्कुल एकदम से लगेगा कि हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं, इस टाइप से हमें लगने वाला है। बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा मैं आपको, है ना, यहाँ पे। क्लियर है? तो इन सभी हार्मोन्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम ग्रंथि पहले देखते हैं। ग्रंथि, है ना, ग्रंथि के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्रंथि क्या है। क्लियर है? ग्रंथि 2 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि सब जोड़ देना। ये है ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड। अंतःस्रावी का मतलब वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों के इंग्लिश वर्ड हो गए। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम अब देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, क्यों इनको अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो पहले तो हम देख लेते हैं अंतःस्रावी एंडोक्राइन में कौन कौन से आते हैं। एंडोक्राइन में कौन कौन सी ग्रंथि आती हैं? एंडोक्राइन में
सबसे पहले एक और ग्रंथि होगा, एंडोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन हो गया, और एक होगा मिक्स ग्लैंड। एक ही है मिक्स ग्लैंड, इसलिए उसको भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? एक ही मिक्स ग्लैंड है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से ही। क्लियर है? तो अपन अभी क्या देख रहे हैं, अपन पहले एंडोक्राइन के बारे में। एंडोक्राइन, आपने हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा, पहला इसमें कवर करेंगे अपन हाइपोथैलेमस। चलो इंग्लिश से लिख दूं, हाइपोथैलेमस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हिंदी पे लिख लेना वही चीज़, इसी को हमने हिंदी पे लिख दिया, और क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ेंगे, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। दूसरा पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसी में आप फिर पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को स्रावित करता है। ये सभी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। तीसरा है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है तीसरा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, कोई दिक्कत है यहाँ तक? थायराइड, और एक और है पैराथायराइड भी है, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथ भी है। अगला चौथा पैराथायराइड, ये अबटू, हिंदी नाम इसका अबटू है, कभी कभी पूछ दिया है परीक्षा में कई बार, अबटू ग्रंथि, ये पैरा अबटू ग्रंथि, पैराथायराइड को। ग्लैंड, ठीक है, ये चीज़ें हैं पैरा अबटू। अब इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है पांचवा, मतलब लगभग 5, 6, 7 इसमें लगभग एंडोक्राइन में, अंतःस्रावी ग्रंथ में 6, 7 ग्रंथियाँ, 8 ग्रंथियाँ के आसपास हमें पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है तो हमें समझ में आएगा। एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होता है? वृक्क के, किडनी के ऊपर उपस्थित होता है ये, इसके बारे में हम पूरा चीज़ बताएंगे। फिर अगला है थाइमस, ठीक है, थाइमस, कोई दिक्कत है? थाइमस ग्रंथि अगला है, ठीक है। और अब आगे पढ़ेंगे जनन ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ये आगे आप लोग लिख लीजिए, नोट्स से भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा उसमें, है ना, बाकायदा नोट्स भी आपको तैयार करवाऊंगा मैं। तब तक अपन देख लेते हैं शुरू से, पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे नोट्स में भी, है ना। चलो अब हम देखते हैं आगे इसमें ये हार्मोन्स, क्यों इसको एंडोक्राइन बोला गया है और एक्सोक्राइन उसको क्यों बोला गया है, बात समझना। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका विहीन होती है। मतलब ये जो ग्रंथियां हैं, जो ये हार्मोन स्रावित करता है, इसमें नलिका विहीन होता है, इसमें नली नहीं होती, ये बिना नली के बहती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये तो देख लिया अपन ने ना अंतर, बस थोड़ा थोड़ा सा भी समझ रहे हैं कि ये क्यों एंडोक्राइन कहलाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर बहता है, शरीर के अंदर बहता है और इसमें नली वगैरह कुछ भी नहीं होती है ना, इसलिए ये एंडोक्राइन शरीर के अंदर बहता है। क्लियर है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी, एक्सोक्राइन बहिस्रावी, बहिस्रावी जैसे श्वेत ग्रंथि हो गया, ठीक है, श्वेत मतलब पसीना वाला, है ना, दुग्ध ग्रंथि हो गया, है ना, ये दोनों ग्रंथियां इसमें हम पढ़ेंगे, इसको आगे चल के हम कवर कर लेंगे, है ना। अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक और है बेटा मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में एक ही आता है, हम पहले भी बता चुके हैं, पैनक्रियाज,
पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये मिक्स ग्लैंड है, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें एक चीज और पढ़ सकते हो चाहो तो, लार ग्रंथि। अब दो, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगा वो क्या स्रावित करता है? एंजाइम, एंजाइम स्रावित करता है। जैसे लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है, स्वेद और ये दुग्ध सब एंजाइम स्रावित करते हैं, और जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन्स स्रावित करता है। और ये पेनक्रियाज एक ऐसा है कि ये दोनों स्रावित करता है, दोनों रिलीज करता है। क्लियर है, दोनों स्रावित करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड बोला गया है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों चीज़ों को, अल्फा बीटा गामा अभी तीनों बताए थे ना, लैंगरहैंस, दीपिका, कोशिका है। क्लियर है, मैं पीछे की वीडियो में कवर किया हूँ। कौन से वाले में? पाचन क्रिया वाले में। उसमें पेनक्रियाज और लीवर मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, है ना, तो उस पर आप लोग जाके देख लेना है। अब इधर हम देखते हैं आगे, एक्सोक्राइन को बाद में पढ़ेंगे, स्वेद, लार ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि। लार ग्रंथि भी हो गया है पीछे पाचन ग्रंथि में, स्वेद और दुग्ध बचेगा तो मैं उसको कवर करवा दूंगा। क्लियर है, अब अपन देखते हैं, चलते हैं कि ये हार्मोन्स जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। श्वसन का मतलब क्या? भोज्य पदार्थों को उपापचय करने में ये श्वसन कहलाता है ना। ब्रीदिंग अलग है, श्वासोच्छ्वास अलग है, मतलब सांस लेना, वायु लेना और वायु छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वह श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, ब्रीदिंग कहलाता है, लेकिन श्वसन अलग चीज़ कहलाता है। क्लियर है, वो चीज़ें हमने पहले भी श्वसन क्रिया में अभी देख लिया है। श्वसन क्रिया वाला पार्ट आप वीडियो जाके देख लेना, वो चैनल में सभी पूरा आपको मिल जाएगा। जो अभी इस चैनल में नए हैं तो वो पूरे वीडियो पहले देख लें, पुराने वीडियो पाचन तंत्र वाले, उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पहले हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। क्लियर है, ये तीन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। बाकी देखना, थायराइड ग्रंथि, थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों आगे पीछे ही होते हैं, एक ही जगह पे, थायराइड और पैराथायराइड। क्लियर है, थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड यहाँ पे लैरिंग्स के पास में होता है। क्लियर है, पेनक्रियाज तो बता दिया था मैं आपको पहले ही, पेनक्रियाज के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, पुराने वीडियो में आप जो लोग नहीं पढ़े हैं वहाँ पे जाके देख लें, पाचन क्रिया वाले वीडियो में हमने इसको पूरी तरीके से समझाया है। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे पढ़ेंगे, जो किडनी के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर स्थित होता है, इसलिए इसे अधिवृक्क, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है इसको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हालांकि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया। प्लेसेंटा वो होता है जब बच्चा गर्भावस्था के दौरान जब कोख में रहता है तो उसका जो भरण पोषण होता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लिखा हुआ है ना, तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। हाँ, बस ये है इसमें। दूसरा क्या है? ओवरी, ये तो फीमेल में ही होता है। ठीक है, ओवरी में एंड्रोजन, ये हार्मोन्स अभी पढ़ेंगे, है ना। टेस्टिस या ये मेल में होता है। ये कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है? ये दोनों गोनोड्स, गोनोड्स में आते हैं, यानी जनन ग्रंथि में, जनन ग्रंथि में आएंगे। क्लियर है, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे अपने को देखना है कि कौन सा पहले, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाइपोथैलेमस को हम देख लेते हैं।
ये है हाइपोथैलेमस। देखना कहाँ पे स्थित होता है, ये वाला पार्ट, ये हाइपोथैलेमस है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये ही पीनियल ग्लैंड है या पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि यही है। सब चीज़ अपन देखेंगे, है ना, पीनियल ग्रंथि, क्लियर है। यहाँ पे देखना ये एक चीज़ सेरिब्रम है और ये सेरिब्लम। जब अपन मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा। ये सेरिबुलम जो है, सेरिबुलम देखना, सेरिबुलम क्या काम करता है और सेरिब्रम क्या काम करता है। ये ब्रेन के 4 ब्रेन में स्थित होता है। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। 4 ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मस्त मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये सेरिबुलम जो होता है, जब इंसान दारू पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, शराब कर लेता है, तो इसी के कारण शरीर का बैलेंस नहीं बनता। कहने का मतलब सेरिबुलम जो होता है हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, छोटा दिमाग, क्लियर है। और सेरिबुलम ये डाटा स्टोर करने का काम करता है, क्लियर है। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी मस्तिष्क में, वहाँ पे अपन डिस्कशन कर लेंगे इसको अच्छे से। अभी मेन उद्देश्य है यहाँ ग्रंथि पढ़ाना, तो हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, ये बाकी जितने हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ध्यान से समझना, जितने अंतःस्रावी ग्रंथियां सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ध्यान रखना सभी को कंट्रोल करता है, क्लियर है। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर, या ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। अब जो मास्टर को कंट्रोल करे वो मास्टर ऑफ मास्टर कहलाएगा, मास्टर ऑफ मास्टर कहलाएगा। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर बोला जाता है, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि बाकी के 6-7 ग्रंथियां जो हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्लियर है। इसे सुपर मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर के भी नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ मास्टर किसे बोला जाता है, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर किसे बोला जाता है। तो आप हम ऑप्शन में हमें पीयूष ग्रंथि भी मिलेगा, तो वो मत लगा देना, क्योंकि वो ओनली मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है ना। ध्यान से ये बात ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ। हाइपोथैलेमस को एक और बोला जाता है सुपर मास्टर, सुपर मास्टर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, TRH। सर TRH क्या है, थायरो, ठीक है, थायरोट्रोपिक ट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, थायरोट्रोपिक ट्रोपिन हार्मोन्स, इस ये TRH हार्मोन्स रिलीज करता है। अब बता देंगे परीक्षा के दृष्टि से कि है ना, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, तो बता देंगे TRH या थायरोट्रोपिन हार्मोन्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अब इसका काम क्या होता है, हाइपो से ध्यान में रख लेना, हाइपो मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे, है ना, हाइपर और हाइपो दोनों चीज़ें होता है। हाइपर मतलब तेज, हाइपो मतलब कम होता है। तो ये तापमापी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे तापमापी हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अनुसार इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से समझना। ये इसका कार्य मस्तिष्क के अनुसार क्या, भूख लगना, भूख लगना, भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, ये सभी सारी चीज़ जितने इमोशंस हैं, प्यार आना, भूख लगना, रोना धोना, ये सभी सारी चीज़ें कौन काम करता है,
हाइपोथैलेमस। सोना, सोने की इच्छा होना, नफरत करना, प्यार करना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम होता है। क्लियर है, समझ में आ गया हाइपोथैलेमस के बारे में। हाँ, अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तीनों चीज़ें हमने समझ लिया कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है ना। इसका थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के एक बार रिपीट कर देता हूँ। TRH हार्मोन्स हो गया, नाम हमने बता दिया, सुपर मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। थायरोट्रोपिन हार्मोन्स ये है, काम क्या है, सोना, भूख लगना, इच्छा, मृत्यु, ये सभी चीज़ें। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, यह सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है, क्लियर है, ये सबसे छोटा ग्रंथि होता है। पीनियल ग्लैंड होता है, लेकिन ये चावल के आकार का ही होता है। पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, ठीक है। अभी पीयूष ग्रंथि सबसे इम्पोर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखना ये स्थित कहाँ पे होता है। मस्तिष्क में कितने हड्डियाँ होती हैं हमने बताया था कि फेस में कंकाल वाले पार्ट में हमने पूरा हड्डी पढ़ाया है, उधर पीछे वीडियो में। जिनको वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, उनको वीडियो पूरा मिल जाएगा। क्लियर है, तो हमने कंकाल को पढ़ाया था, जिसमें ब्रेन का हड्डी बताया था। ब्रेन में कितने हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। 14 हड्डियों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। उसमें से एक हड्डी है स्फेनॉइड हड्डी, एक हड्डी यहाँ पे है स्फेनॉइड हड्डी यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे, ठीक है, यहीं पे एक सेला टार्सिका नामक गड्ढा है। क्या, सेला टार्सिका नामक एक गड्ढा है, उसी गड्ढे में, ये गड्ढे में स्थित है, दिख रहा है, सेला टार्सिका नामक गड्ढे में पीयूष ग्रंथि स्थित है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के कौन से हड्डी में स्थित है, तो स्फेनॉइड हड्डी में स्थित है। वहाँ पे अंदर कौन से गड्ढे नुमा संरचना में, तो सेला टार्सिका में उपस्थित है। परीक्षा के लिए दृष्टि से प्रश्न हो गया। इसका साइज क्या होता है, 0 ग्राम, वजन 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। क्लियर है। अब आपको आगे और लिखना हो तो लिख सकते हैं, यह तालू और मस्तिष्क के बीचों बीच एकदम स्थित होता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है, और भी लिख सकते हो, आगे बताऊंगा। अब ये हार्मोन्स, कई हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है, इसके लिए हार्मोन्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी का क्या मतलब, ग्रोथ हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है, इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है। पहला हार्मोन्स कौन सा, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन्स को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोला जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोला जाता है इसको। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन्स तो आप जान ही रहे हैं कि ये क्या काम करता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो निकलेगा वो लंबाई वृद्धि का काम करता है। क्लियर है, इतना तो पता ही होना चाहिए, और पता भी होगा, ग्रोथ का मतलब ही है बढ़ना, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी सारे हार्मोन्स अभी हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स तो हो ही गया। अब आपको इससे ग्रोथ हार्मोन से पता ही होगा कि अगर ये कम रिलीज़ होगा तो बौनापन, ठीक है, ड्वार्फिज्म, और ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो गिंगेंटिज्म। गिंगेंटिज्म का मतलब अधिक लंबापन, इंग्लिश वर्ड है गिंगेंटिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म हिंदी हो गया, वो इंग्लिश वर्ड हो गया बौनापन का, ड्वार्फिज्म है ना, ड्वार्फिज्म ये बौनापन है, कम रिलीज से होता है। और गिंगेंटिज्म, इंग्लिश इसलिए बता देता हूँ इंग्लिश वर्ड की ये पूछ देता है, इसलिए परीक्षा में। गिंगेंटिज्म मतलब क्या, लंबापन, जैसे खली है ना, इसी ग्रोथ हार्मोन्स के कारण, सब पीयूष ग्रंथि का कमाल है, इसी के कारण वो ज़्यादा लंबा है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि, अभी पीयूष ग्रंथि पे ही चल रहे हैं। एक और हार्मोन्स आता है ACTH। सर ये क्या है ACTH, सर ACTH हार्मोन्स ही है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि ACTH हार्मोन्स कौन सा ग्रंथि स्रावित करता है। एड्रिनो
कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये इसका नाम है। एड्रीनो है ना, ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स सर ACTH हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ध्यान से समझना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हम बताएंगे अभी। अधिवृक्क ग्रंथि है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन्स को प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब ACTH जो है एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। बस अब ज़्यादा इसमें ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि किसको प्रभावित करता है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि ACTH हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, तो पीयूष ग्रंथि, ऐसे करके प्रश्न आएगा। ठीक है, अब आगे और कौन सा, हमने कितने 2 हार्मोन्स देख लिया। ठीक है ना, एक TRH, दूसरा ACTH, तीसरा गैनेड्रोट्रोपिक। ध्यान रखना, तीसरा हार्मोन्स पीयूष ने कौन सा रिलीज किया, पीयूष यानी पीयूष ग्रंथि है ना, गैनेड्रोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या है सर, गैनेड्रोट्रोपिक हार्मोन्स, ये जनन ग्रंथि को प्रभावित करता है, जनन ग्रंथि को प्रभावित करेगा। ये हार्मोन्स देखना, पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन्स अगले ग्रंथि को प्रभावित करता है, जनन ग्रंथि को, गैनेड्रोट्रोपिक, ध्यान से रखना। ठीक है, अब गैनेड्रोट्रोपिक क्या है सर, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स आएंगे, फॉलिकल हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। गैनेड्रोट्रोपिक में पहला कौन सा आएगा, इसमें फॉलिकल हार्मोन्स। ये पूछता है प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है ये, है ना। फॉलिकल हार्मोन्स, दूसरा है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, है ना। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं नाइजिंग, उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। गैनेड्रोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज कहाँ से हुआ, पीयूष ग्रंथि से। प्रभावित किसको कर रहा है, जनन ग्रंथि को ही प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित करेगा, ये 2 प्रकार का हार्मोन्स है ना, 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, फॉलिकल हार्मोन्स और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्लियर है। फॉलिकल हार्मोन्स क्या करता है, पुरुषों में यह हार्मोन्स शुक्रजन है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को उद्दीप्त कर देता है। जो स्पर्म होता है ना पुरुष में, फॉलिकल से याद रखना, फॉलिकल ये पुरुष में स्पर्म को उत्तेजित कर देता है। क्लियर है। ल्यूटिनाइजिंग जो है, ल्यूटिनाइजिंग क्या करता है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को उद्दीप्त करता है। स्त्रियों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, दोनों चीज़ें, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को प्रेरित करता है, उद्दीप्त करता है। ये मतलब एक हार्मोन्स, मतलब एक ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स को भी उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स किसके लिए उत्तरदायी है, महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए, तो महिलाओं के लिए। अब सर आपने कभी ल्यूटिनाइजिंग पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे कि महिला के लिए है कि पुरुष के लिए, तो ध्यान रखना। क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और फिर कहते हैं कि सर पता नहीं, हम तो पूरा लूसेंट पढ़ के गए थे, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ देता है। तो ये हम पूरा फैक्ट कवर करते हुए चल रहे हैं, आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्लियर है। अब लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, अगला पीयूष ग्रंथि का 3 हो गया था, चौथा लैक्टोजेनिक। लैक्टो से आपको याद ही आ रहा होगा, लैक्टो का मतलब दुग्ध ग्रंथि होता है, लैक्टो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टो से मतलब है दुग्ध,
तो स्त्रियों में ये दूध श्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। इसको तो ज़्यादा अपन ऐसे ही समझ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित कौन करता है, कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्लियर है। और अगला आप बढ़ते हैं 5वें तरफ, है ना, मेलानोसाइट, बहुत इम्पोर्टेंट, मेलानोसाइट हार्मोन्स। सर ये मेलानोसाइट हार्मोन्स होता क्या है? पीयूष ग्रंथि तो स्रावित करता है, लेकिन होता क्या है, हमारे शरीर के स्किन में मिलेनिन नाम एक पिगमेंट पाया जाता है। इसी के कारण स्किन गोरा और काला होता है। इसी के कारण मेलानोसाइट के कारण ही स्किन गोरा और काला होता है। क्लियर है। तो अब हम ये ग्रंथि का ही कमाल है। क्लियर है। मेलानोसाइट त्वचा के रंगों पर ये निर्भर करता है। मेलानोसाइट मेलानिन पिगमेंट होता है त्वचा पर। क्लियर है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगा ना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन सा हार्मोन्स अपन ये पीयूष ग्रंथि क्रम से देखते चलते हैं, पढ़ते चलेंगे। अभी हम उधर आपको बताएंगे भी, नोट से भी तैयार करवाएंगे। एक अगला है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, जो याद आता जाता है मैं बताता चलता हूँ, जो नहीं आएगा तो नोट से अपन बता देंगे। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, ठीक है, नोट से आगे चल के कंप्लीट करवा दें। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स ये क्या करता है, मूत्रवाहिनियों में, जो किडनी में मूत्रवाहिनियाँ उपस्थित होता है, उन्हें पुनरावशोषण के लिए उत्प्रेरित करता है। सर पुनरावशोषण क्या है? रीऑब्जर्वेशन, मतलब दोबारा से पुनरावशोषण। अभी हम किडनी के अंदर आपको नेफ्रॉन पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन में कैसे वो दोबारा से पुनरावशोषण करता है, कैसे कैसे जल आता है, फिर वहाँ पे फिर अवशोषण होगा, फिर एक बार घूम के आएगा, फिर अवशोषण होगा, पुनरावशोषण। तो वो दोबारा उन अवशोषण करने के लिए कि बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और अच्छी पदार्थ बाहर निकले, जो अपशिष्ट पदार्थ है वही निकले, इसके लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन्स इसके लिए प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट पूरे हैं। अगला ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा आपने। ऑक्सीटोसिन, सर ये ऑक्सीटोसिन हमने सुना है, लेकिन सर ये तो इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का नाम तो सुना है, लेकिन ये हार्मोन्स का ही इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। ये काम क्या होता है इसका? ये मांसपेशियों को ये हार्मोन्स उसमें शिथिलन पैदा करता है ना। शिथिलन का मतलब सिकुड़ना और फैलना, ये इस पे डिपेंड करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पर। अब आप लोग समझना, ये आरेखित पेशियों में क्या कर देता है? सिकुड़ देता है पेशियों को। कैसे सिकुड़ देता है? जब कभी बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, और पेन, जब गर्भावस्था में पेन नहीं होता, कहने का मतलब दर्द नहीं होता, और बच्चा होने का समय आ जाता है लेकिन नहीं होता बच्चा, ठीक है ना, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और यौवनावस्था में वो जगह थोड़ा सा खुल जाता है और बच्चे आसानी से बाहर निकल आते हैं। ठीक है ना, ये स्थिति बनती है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से। क्लियर है। ये इसीलिए दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन, अभी बहुत चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। ये तो हमने पढ़ लिया क्या, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरी चीज़ें हम दोनों को ये कवर कर लिए। अब एक चीज़ इसमें, हाँ, पीनियल ग्लैंड को देख लो। पीनियल ग्लैंड को हालांकि बता दिया हूँ, उसमें कुछ नहीं है। पीनियल ग्लैंड ये एक छोटा सा चावल के दाने के आकार का होता है, ये है ना। इसे छोटा दिमाग के एकदम जस्ट ऊपर होता है, ये छोटा दिमाग के जस्ट ऊपर होता है। ये सोने की प्रवृत्ति को डिसाइड करता है, सोने और जागने की प्रवृत्ति को, इंसान कैसा सोता है, और मौसमी परिवर्तन के लिए भी माइंड को सेट करता है। क्लियर है। ये काम होता है पीनियल ग्लैंड का। तो मस्तिष्क पे अगर देखा जाए तो कितने ग्रंथि उपस्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका रोल बहुत कम होता है
है ना, पीनियल ग्रंथि का। वैसे 2 ही होते हैं, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो तीनों हम बता सकते हैं कि मस्तिष्क में कितने ग्रंथि उपस्थित होते हैं। स्थान को लेकर कई बार प्रश्न पूछा है कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है। अब लिखने के लिए हम पूरा विस्तार से भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। अब देखते हैं क्या सर, थायराइड ग्रंथि। दिख रहा है ये थायराइड ग्रंथि, क्लियर है, पूरी तरीके से दिख रहा है। थायराइड ग्रंथि में क्या है उसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि का नाम है अवटु ग्रंथि। थायराइड और पैराथायराइड एक साथ मिले रहते हैं, दोनों अलग नहीं होते। दिख रहा है ये हरे कलर का, इसी में स्थित होता है थायराइड अवटु और परावटु, क्लियर है। अब चले पढ़ते हैं मनुष्य में यह कहाँ है, दिख रहा है कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे, ये क्लियर है, यह मनुष्य में स्थित होता है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। परीक्षा में 2 प्रकार का प्रश्न पूछता है, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि में आए तो कौन सा, लीवर, क्लियर है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में आए तो क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि में आए तो क्या पढ़ेंगे, यही अपना थायराइड ग्रंथि, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कहाँ पे स्थित होता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र, पीछे पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है, स्वर यंत्र में स्थित होता है, क्लियर है। अब ये हार्मोन्स कौन सा, थायराइड जो है क्या हार्मोन्स स्रावित करता है, देखना। अपन ने ये घेंघा रोग देखा होगा ना, घेंघा रोग, हाँ, घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। अब ये ग्रंथि क्या काम करता है, आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का एक कोलाइडी पदार्थ छोड़ता है, आयोडीन ही छोड़ता है, तो ये गुलाबी रंग का एक पदार्थ छोड़ता है, क्लियर है, गुलाबी रंग का, जिसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है पहले से, क्लियर है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करता है, थायराइड यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से देख लेते हैं। पहला तो हम बता दिए थायरॉक्सिन, ठीक है ना, ठीक है। अब 2 चीज़ें इसमें होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बच्चों में देखा है घेंघा रोग, नहीं देखा होगा, बच्चों में कभी घेंघा रोग नहीं देखा होगा। बच्चों में जो इसकी कमी से, यानी थायरॉक्सिन की कमी से जो रोग होता है उसे क्रिटिनिज्म रोग कहते हैं। ध्यान रखना कि थायरॉक्सिन की कमी से, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है सर, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। हिंदी पे मत जोर दो, अवटुबामनता बहुत लंबा है, अवटुबामनता, क्लियर है। क्रिटिनिज्म आप याद रखो बच्चों में, इसकी कमी से मिक्सिडीमा होता है। ये रोग किसमें, बुजुर्ग, मतलब जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं, क्लियर है। अब सर आपको लग रहा होगा इसमें घेंघा रोग तो अलग है, यहाँ पे ये इसका मतलब अलग है, ये मिक्सिडीमा अलग है, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स का मतलब क्या, मिक्सिडीमा से याद रखना, मिक्सिडीमा। अभी हम पहले इसके क्या क्रिटिनिज्म बच्चों वाला बताया ना, बच्चों वाला बताया, क्रिटिनिज्म रोग होता है ना, क्रिटिनिज्म ये बच्चों में होता है। लेकिन होता क्या है, बच्चों में जब ये रोग हो जाता है तो वह बच्चा जब 30 साल का हो जाएगा तभी भी वह 5 से 10 वर्ष का ही दिखाई देगा। कहने का मतलब जब
छोटे ही उम्र में ये रोग क्रिटिनिज्म हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 30 साल हो जाती है, फिर भी वो 5 से 10 साल का ही दिखाई देता है। ये क्रिटिनिज्म रोग है। मिक्सिडिमा याद रख लो कि मिक्सिडिमा एक रोग है, बस क्लियर है। आगे पढ़ते हैं अब। ये क्या है? पैराथायराइड। पैराथायराइड को अपन ने देखा कैसे, मटर के दाने के समान दिख रहा है, हरे कलर का मटर है, ठीक है, ये ऐसे याद रख लो, पैराथायराइड है, क्लियर है। पैराथायराइड के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये काम क्या करता है पैराथायराइड? पैराथायराइड का काम क्या होता है? यह काम रक्त में जब कैल्शियम की कमी हो जाता है, जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज करना चालू कर देता है। वृक्क के पुनरावशोषण को बढ़ाता है पैराथायराइड, क्लियर है। क्या करता है? वृक्क के पुनरावशोषण को बढ़ाता है और अनावश्यक जो अस्थियां हैं हमारे शरीर में, समझना, ये काम क्या करता है? अनावश्यक जो हड्डी है हमारे शरीर में, फालतू की जो हड्डियां हैं उसको गलाने का कार्य कर देता है, गला देता है, और कैल्शियम और फास्फोरस युक्त जो इससे निकलता है हड्डी से वो हमारे शरीर में मिला देता है। हड्डियों में ये काम करता है पैराथायराइड। क्या काम करता है? वृद्धि भी करता है और दांतों का निर्माण भी करता है पैराथायराइड। हर चीज़ करता है, जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, ध्यान रखना। तो ये हड्डियों को बनाने का भी काम करता है और गलाने का भी काम करता है, जो काम के लायक नहीं रहते, क्लियर है। अब एक चीज़ अपन देख रहे हैं, पैराथायराइड तो देख लिया यहाँ पे, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। ये पैराथायराइड एक ग्लैंड है और पैराथायराइड ही हार्मोन स्रावित कर रहा है। ये तो ग्रंथि है हमने बताया, और पैराथायराइड ही यही ग्रंथि मतलब यही हार्मोन स्रावित करता है, क्लियर है। और एक और ध्यान से, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, दूसरा हार्मोन्स जो है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का काम क्या करता है? कैल्शियम के अधिकता से हार्मोन्स युक्त है ना, क्या? कैल्शियम के अधिकता से हार्मोन्स युक्त ये स्रावित करता है, क्लियर है भाई। कैल्शियम से कैल्सीटोनिन याद रखना है। ये कैल्शियम की अधिकता जब हो जाती है तो यह हार्मोन स्रावित होने लगता है। कैल्शियम जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ना होने पाए तो ये हार्मोन्स क्या स्रावित करने लगता है, क्लियर है, हार्मोन्स स्रावित होने लगती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें है कैल्सीटोनिन में, यह पैराथायराइड हार्मोन्स के विपरीत काम करता है। हमने दो चीज़ पढ़ा, पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है, यह हड्डियों को गलाने और उसके मजबूती के लिए प्रदान करता है, लेकिन जो कैल्सीटोनिन है ये इसके विपरीत काम करता है, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या? हड्डियों में विघटन को कम एवं मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन करता है, हड्डियों के विघटन को कम कर देता है ना। जो हड्डियां ये गलाने का कार्य करता था ये नहीं गलाता, कम कर देता है, गलन को कम कर देता है। दोनों चीज़ें होती है। नहीं तो कभी कभी ये ज़्यादा हार्मोन्स पैराथायराइड रिलीज कर दे और हड्डियां गलना स्टार्ट हो जाए, तब क्या करेगा? तब ये इसको कंट्रोल करता है कैल्सीटोनिन की ज़्यादा हड्डी ना गलने पाए, तो ये हार्मोन्स दूसरा रिलीज होने लगता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। दोनों चीज़ें ये काम करते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमने दोनों चीज़ें, थायराइड और पैराथायराइड दोनों, ये दोनों मिल के काम करते हैं, क्लियर है। अब अगला देखते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, ये वृक्क है, किडनी के ऊपर ये पीले कलर का दिख रहा है, यही है एड्रिनल ग्लैंड, क्लियर है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको फोरियस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। फोरियस हार्मोन्स क्यों बोला जाता है?
मैं बताऊंगा इसको। 4S पहले यस से क्या होता है ना, शुगर मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है। साल्ट को, दूसरा साल्ट है ना, दूसरा पहला क्या है, यहाँ पे कलर थोड़ा बदल लेता हूँ मैं, साल्ट को। तीसरा यस से सेक्स हार्मोन्स को, ठीक है। चौथा यस से है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 4 एस, इसीलिए 4S के नाम से भी इसे एड्रिनल ग्लैंड को जाना जाता है। इसे रक्षक हार्मोन्स भी बोला जाता है, रक्षक हार्मोन्स बताने वाला हूँ अभी आगे। क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। क्लियर है? एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ना है ना। चलो, एड्रिनल ग्लैंड में इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपन। पहला है मेडुला और दूसरा कार्टेक्स। पहला चलो कार्टेक्स है, ये इसके 2 पार्ट हैं। और मेडुला कार्टेक्स क्या है, बाहरी बलकुट होता है और ये अंदरूनी मध्यांश होता है। मेडुला मतलब में से मेडिल मतलब अंदर होता है, कार्टेक्स मतलब बाहर होता है, स्थित होता है यहाँ पे। किसमें? ये दोनों पार्ट हमने पढ़ लिया। एड्रिनल कार्टेक्स पढ़ते हैं यहाँ पे। एड्रिनल कार्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? वो ग्लूके, अब लग रहा होगा कि सर ये कैसे याद होगा, तो ये याद करना ही पड़ेगा। कार्टेक्स देख रहे हैं ना अपन, कार्टेक्स यानी बाहरी कौन सा हार्मोन्स है ना, ग्लूके कॉर्टिकोइड्स है ना, नहीं दिख रहा, चलो देख फिर से लिख देता हूँ। कॉर्टेक्स पहला, ग्लूके कॉर्टिकोइड्स, ठीक है। ये अभी मैं नोट्स में भी लिखवाऊंगा। दूसरा मिनरलो कॉर्टिकोइड्स। तीसरा सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है सर? ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यानी यह हमारे ब्लड में किसके लिए उत्तरदायी होता है? ब्लड में जो आगे चल के ये आरबीसी है ना, उसको बढ़ाने का काम, ग्लूकेगोन से ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। मिनरलों का मतलब है मिनरल वाटर, सोडियम वोडियम को है ना, जो पानी को नियंत्रित करे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है इसको मिनरलों से। सेक्स हार्मोन्स तो बता ही है, आपको बता ही दिया हूँ और फिर से बता दूंगा। अब ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा। दूसरा है मेडुला, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। सामने में पढ़ाता तो और मज़ा आता आपको। मेडुला में क्या है, इसमें तो 2 ही हार्मोन्स हैं। मेडुला जो है 2 ही हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रिनेलिन सर एड्रिनेलिन क्या काम करता है बता रहा हूँ ना, रुको। एड्रिनेलिन। दूसरा क्या है, नॉर एड्रिनेलिन दिख रहा है, फिर अभी नोट से दिखाऊंगा तो उधर हो जाएगा। इसको अब समझ लेना। एड्रिनेलिन का काम क्या होता है? पहले वाले एड्रिनेलिन जो है, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। समझना, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स क्यों कहा जाता है? एड्रिनेलिन को ध्यान रखना। अगर ये एड्रिनल ग्लैंड ना हो तो हम तो कहीं भी मर जाएं। समझना, जब सामने शेर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं ना। तो ये एड्रिनेलिन हार्मोन्स हमारे माइंड को
हमारे माइंड को ये सेट करता है कि बेटा तेरे को भागना है, लड़ना नहीं है, तो लड़ो और उड़ो। इसीलिए उड़ो का मतलब उड़ चलो, इतने तेज़ी से उड़ चलो कि शेर तुम्हें ना पकड़ पाए। एड्रेनलिन का काम होता है। और अगर कोई व्यक्ति तो आपसे कमज़ोर है और आपको चाटा मार दे रहा है, तो आप उससे क्या करोगे? लड़ने लगोगे ना। हाँ, तो ये आपको ये तैयार करता है कि ये व्यक्ति तुमसे कमज़ोर है, उससे लड़ो। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? कौन स्रावित करता है? एड्रिनल ग्लैंड स्रावित करता है। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा? मेडुला वाला भाग। ध्यान में रखना, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ता है। दूसरा है क्या? नॉरएड्रेनालिन, है ना। नॉरएड्रेनालिन का काम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बेटा। ये बेकार आदमी है ये तो। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है ये। बीपी हाई कर देता है ना। कैसे हो जाएगा? हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजनशील बढ़ा देता है। जब उत्तेजनशील बढ़ा देगा तो जल्दी जल्दी धक 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 करने लगेगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी धड़कन बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कौन काम करता है ये? नॉरएड्रेनालिन काम करता है। अब समझना, एड्रेनल के कम अगर स्रावित हो, अगर वह कम श्रावण हो तो क्या हो जाएगा? चेहरे, गर्दन एवं त्वचा पर जगह जगह चकत्ते पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, इसका भी प्रभाव पड़ता है इसमें, ठीक है ना। कम श्रावित होगा तो इसका भी प्रभाव, चेहरे पे चकत्ते वगैरह निकल आते हैं। क्लियर है? एक नाम सुना होगा, अच्छा, ये एडिसन रोग इसे बोला जाता है। एडिसन रोग, है ना। एडिसन रोग एड्रेनलिन की कमी के कारण होता है। दूसरा है कांस रोग। ये प्रश्न पूछता है कांस रोग, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। यह सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है। इसमें मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। क्लियर है? सोडियम पोटेशियम की कमी से ये हो जाता है और मृत्यु हो जाती है इसमें। एड्रिनल के कारण ही ये होता है। एड्रिनल कम स्रावित होगा तो सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी शरीर में और कांस रोग हो जाएगा। जब कांस रोग हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एडिसन में क्या होता है? चकत्ते वगैरह आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है एडिसन वाले में, ठीक है ना। सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो हमने देख लिया अल्प श्रावण से क्या होता है। तो अधिक श्रावण भी देख लेते हैं। अधिक श्रावण से क्या होता है? एड्रिनल के अधिक श्रावण से क्या हो जाएगा बेटा? कुशिंग रोग। बड़ा नया नया नाम बता रहे हैं सर, कुशिंग रोग। ठीक है। कुशिंग रोग क्या है? जब सोडियम का दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो हड्डियां अनियमित हो जाएंगी, कहीं से भी बढ़ने लगेंगी। और एड्रिनल विरलिज्म, अगला है एड्रिनल विरलिज्म। यह क्या करता है? स्त्रियों में दाढ़ी मूछ निकाल देता है। एड्रिनल विरलिज्म स्त्रियों में दाढ़ी मूछ निकाल देता है। चलो अब आते हैं नोट्स की तरफ, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलो, अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं एवं नियंत्रक एवं समन्वयक तंत्रिका का तंत्र के अतिरिक्त विशिष्ट रासायनिक यौगिकों द्वारा भी होता है। ये रासायनिक यौगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। रासायनिक हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। हार्मोन शरीर के अंदर उपस्थित ग्रंथियों से स्रावित होता है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर है? बता चुका हूँ मैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड। मिक्स का मतलब ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करेगा। एंडोक्राइन का मतलब होता है विदाउट नलिका विहीन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है नलिका विहीन, नलिका में बहते हैं। क्लियर है?
चलो इसको और देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। जो ग्रंथि हार्मोन्स को स्रावित करते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है, बता चुका हूँ। यह ग्रंथि शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इससे स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ को हार्मोन्स कहा जाता है। सीधे ग्रंथि से जो स्रावित होता है, जो अंतः ग्रंथि से स्रावित होता है, उसे हार्मोन्स कहा जाता है। सीधे यह रुधिर परिसंचरण में मुक्त करती है, मतलब सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में जाके मिल जाती है, जिसके माध्यम से हार्मोन्स का परिसंचरण होता है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, है ना, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि सभी ये ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, ये सारे सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शरीर की ऐसी ग्रंथियाँ जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुँचाने के लिए वाहिनियाँ या नलिकाएँ होती हैं, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है, ये बहिस्रावी ग्रंथि इसीलिए इनको कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। क्लियर है, वो जो रासायनिक पदार्थ स्राव करते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है। जैसे श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, ये सभी चीज़ें आती हैं बहिस्रावी ग्रंथि में। मिक्स ग्लैंड के बारे में एक ही एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। मैंने पाचन तंत्र में उधर पढ़ाया है, जाके वीडियो आप देख सकते हैं। मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए पैनक्रियाज एक ही है, उदाहरण के लिए। ठीक है, मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़े हैं, बस यहाँ पे लाइट में जल्दी जल्दी करते चलेंगे। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है ना। चलो, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के फोर ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क, है ना, में उपस्थित होता है। 3 प्रकार के मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, फोर ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर है, मैं आगे चल के बताऊंगा वो सब सारी चीज़ें, मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब। इस ग्रंथि को सुपर मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना है। सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, यह बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर कहा है, बता चुका हूँ। इस ग्रंथि से TRH यानी थायरोट्रोपिन हार्मोन्स स्रावित होता है। क्लियर है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है TRH को। आगे बढ़ते हैं। TRH हार्मोन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे तापमापी हार्मोन्स भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के अनुसार इसका कार्य भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना, फीलिंग्स, नाचना, गाना से ये सभी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। क्लियर है। पीयूष ग्रंथि आते हैं अब पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि यह कपाल के स्फेनोइड हड्डी में सेलाटार्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होता है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम 0.6 ग्राम है। यह तालु और मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। यह सभी को नियंत्रित करता है और इसको जो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस हो गया। 7 यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य और वृद्धि के लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। बता चुका हूँ ना अभी, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह वगैरह वगैरह। अभी चलो यहाँ पे अपन पढ़ लेंगे तो और रिपीट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं उधर पहले काहे बता दिया, क्योंकि यहाँ पढ़ लेंगे तो हमें एकदम से कंठस्थ हो जाएगा पढ़ने बस मात्र से। बताओ, इतना फ़ायदा हो रहा है आपको। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन्स बता दिया, खली को याद कर लेना, ग्रोथ हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह व्यक्ति के वृद्धि में सहायक होता है। जैसे खली, इसके अधिकता से खली जैसे होते हैं, और कम होता है तो बौनापन। इस हार्मोन्स के कम स्रावण से हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का होता है ज़्यादा। हाइपो सिक्रेशन से ड्वार्फिज्म, बौनापन। अधिक स्रावण से यानी हाइपर सिक्रेशन से गिंगेटिज्म, लंबापन होता है। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन्स को, है ना, सोमैटोसिन, ये लिखा हुआ है, सोमैटोसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना ग्रोथ हार्मोन्स को।
ACTH बताया सर, ACTH इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ACTH पूछ देगा तो ऐसा लगेगा कभी नाम ही नहीं सुना, है ना। एड्रिनोकॉर्टिकोकॉइड्स ट्रॉपिक हार्मोन्स इसका फुल फॉर्म है। यह एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स को प्रभावित करता है। कार्टेक्स से कौन से निकलते हैं? ग्लूकागॉन और मिनरलो, और एक है सेक्स हार्मोन्स। 3 निकलते हैं, तो तीनों को ये प्रभावित करता है ना, ACTH। चलो, ये क्या है? गेनेड्रोट्रोपिक हार्मोन्स। गेनेड्रो का मतलब होता है जनन ग्रंथि को प्रभावित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। फॉलिकल हार्मोन्स यानी पुरुषों में यह हार्मोन्स शुक्रजन स्पर्मेटोजेनेसिस को उत्दीप्त करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यह महिलाओं में, है ना, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। क्लियर है? बाकी पढ़ते चलना आप, क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप छोड़ते चलना। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स यह दुग्ध हार्मोन्स शिशु के लिए दुग्ध का स्राव उत्पन्न करता है। लैक्टो का मतलब यह दुग्ध, इस दुग्ध ग्रंथि की, है ना, प्रोलैक्टिन नियंत्रित करता है। इस दुग्ध ग्रंथि को प्रोलैक्टिन नियंत्रित करता है ना। ये है मेलानोसाइट, जो स्किन पे मेलानिन पिगमेंट होता है, गोरा या काला रंग। यह हार्मोन्स त्वचा के रंगों को प्रभावित करता है, बता चुका हूँ। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, वैसोप्रेसिन वृक्क के मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा यूरिन निकलता है तो वो एकदम छानन के निकलता है, उसको दोबारा छानने के लिए जो किडनी में छानता है, दोबारा प्रेरित करने के लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज करता है। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स निकलता है, कौन रिलीज करता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स अभी पढ़ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसी को है ना पिटोसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। पिटोसिन, यह हार्मोन्स गर्भाशय के आरेखित पेशियों का सिकुड़न पैदा करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो नहीं हो पाता, इससे वो जो है गर्भाशय में वो कम जगह होता है, तो जब ये पेशियों में सिकुड़न होगा तो ये अपनी तरफ खींचने लगेगा दोनों तरफ से, तो जगह हो जाता है और बच्चा आसानी से पैदा होता है और बच्चों के जन्म में सहायता पहुंचाता है। यह स्तन से दुग्ध स्राव में भी सहायक होता है। जब कोई गाय या भैंस दुग्ध नहीं देती तो इस ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वो हार्मोन्स का ही है। ये थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, इसी को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि। मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडिक रचना होती है, बता दिया हूँ, दोनों तरफ होती है। यह श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। मैंने आपको चित्र में इसीलिए दिखा दिया था पहले कि आपको माइंड पे सेट रहे, क्योंकि स्थान पूछता है बेटा, जगह पूछता है कि कहाँ पे स्थित है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी में देखा जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? यह अनेक गोल फॉलिकल से मिलकर बना होता है। इसे फॉलिकल से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ स्रावित होता है, जिसे थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं, है ना। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करता है ना। इसे ट्राइडोथायरोनिन कहते हैं, भी स्रावित होता है इससे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथि से कौन कौन सा स्रावित? थायरॉक्सिन तो होता ही है, थायरॉक्सिन तो होता ही है। क्लियर है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स कोशिकीय श्वसन को तीव्र कर देता है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से अवटुमानवता यानी क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है। इस रोग में 30 वर्ष वाला वयस्क 4 से 5 वर्ष का दिखाई देने लगता है। क्लियर है? यौनावस्था में इस हार्मोन्स की कमी के कारण मिक्सिडिमा नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चौथा, ये है पैराथायराइड। पैराथायराइड ही है। क्लियर है? पैराथायराइड में ये मटर की आकृति क्या होता है, पैराथायराइड में दिखाया हूँ। रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण ये पैराथायराइड हार्मोन्स स्रावित होने लगता है। वृक्क के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। ठीक है?
अनावश्यक अस्थियों को गलाने का कार्य करता है और ये उसे बचाने का कार्य करता है, जस्ट अपोजिट, है ना। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन्स गलाने का कार्य करता है और कैल्सिटोनिन उसे बचाता है, नहीं विपरीत काम करता है, जस्ट कैल्शियम और फास्फोरस युक्त मुक्त कर देता है, ये गला के उससे कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त कर देता है जो शरीर में मिल जाता है। हड्डियों में वृद्धि और दांतों का निर्माण करता है, कौन, ये पैराथायराइड हार्मोन्स। कैल्सिटोनिन का पढ़ लेते हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के अधिकता से हार्मोन मुक्त करता है, कैल्शियम के अधिकता से हार्मोन्स, यह जब कैल्शियम की अधिकता होती है सर तो यहाँ पे मुक्त होने लगता है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, और मुक्त होकर कैल्शियम को मात्रा को नियंत्रित कर देता है। क्लियर है। अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, इसलिए नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन्स के विपरीत काम करता है, ये तो बता दिया कि पैराथायराइड क्या करता है, ये हार्मोन्स हड्डी को, अनावश्यक हड्डी को गलाने का कार्य करता है, ये बचाने का कार्य करता है। क्लियर है। हड्डियों में विघटन को कम और मूत्र में Ca का मतलब कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ा देता है। क्लियर है। आगे बढ़ता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये है पांचवा। एड्रिनल ग्लैंड दिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। 4S ग्लैंड के नाम से जाना है और रक्षक हार्मोन्स भी इसे बोला है। शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, साल्ट को, नमक को कंट्रोल करता है ना। सेक्स हार्मोन्स को तृप्त करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए भी उत्तरदायी होता है। कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ स्थित होता है, किडनी के ऊपर स्थित होता है, ध्यान रखना, किडनी के जस्ट ऊपर, सेमी के आकार के, ठीक है, चिपका रहता है। इसे ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि या है ना, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होता है। मैंने आपको स्थिति इसकी दिखाई है, इसीलिए स्थिति मैं दिखा देता हूँ ताकि माइंड पे उसका इमेज बैठ जाए और भूले नहीं। यह दो भागों में बटा रहता है, कार्टेक्स और मेडुला। मैं बताया ना, कार्टेक्स बाहरी वाला और मेडुला अंदर वाला, दोनों अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कार्टेक्स वाला कौन, एड्रिनल कार्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स है ना, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज वगैरह उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये। और मिनरलों का मतलब क्या है, मिनरल, पानी, वाटर, और ये लवण, सोडियम वगैरह इसके लिए उत्तरदायी होता है, उसको कंट्रोल करता है ये मिनरलोकॉर्टिकोइड। सेक्स हार्मोन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो कॉर्टिकोइड्स तीन प्रकार के, वो कार्टेक्स तीन प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग है कितने हार्मोन्स को रिलीज करता है, तीनों को नाम पूछ सकता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी नंबर है एड्रिनल। मेडुला वाले से दो ही करते हैं, एक एड्रिनल है ना, एड्रिनेलिन, और दूसरा नार एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन को ही लड़ो उड़ो बोला जाता है। पढ़ते हैं। यह मेडुला से स्रावित होने का, मेडुला से स्रावित हार्मोन्स का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन्स डर, क्रोध, मानसिक तनाव व्यवस्था की अवस्था में अधिक स्रावित होने लगता है। बताया ना कि लड़ो उड़ो हार्मोन्स इसी को बोला जाता है ना। इसी समय जब हम कोई अपने निबल व्यक्ति को देखते हैं तो उसे लड़ने लगते हैं, यानी हार्मोन से स्रावित होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं लड़ना है, और शेर आ जाए तो समझ जाते हैं कि भागना है, इसलिए इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी बोला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर। नार एड्रिनेलिन, नार यह हृदय की पेशियों को उत्तेजित कर देता है। उत्तेजित जब कर देगा संकुलन से हृदय की पेशी, हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि धड़कन जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, तो पंप जल्दी जल्दी करने हमारे शरीर में ब्लड बहुत तेज़ी से फैलने, प्रेशर के कारण फैलने लगता है, इसी कारण। तो नार एड्रिनेलिन ये भी गड़बड़ है, ये भी घपले वाला है ना। इसकी अधिकता से भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो समझ लो हार्ट अटैक आ जाएगा।
अब समझ लो इसके अल्प श्रावण से क्या होगा, ये अधिक श्रावण, सॉरी ये तो अभी श्रावण बस है। अल्प श्रावण से क्या होता है, अल्प श्रावण से ये रोग होता है एडिसन रोग। एडिसन रोग का क्या है, रुधिर दाब कम हो जाता है। भाई कम श्रावण होगा तो रुधिर दाब वैसे स्वाभाविक सा कम हो जाएगा, सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। क्लियर है, जिसे है ना, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है ना शरीर में। चेहरे गर्दन पर त्वचा पर जगह जगह चकत्ते वगैरह आ जाते हैं, पड़ जाते हैं। कांस रोग एक है, इसमें सोडियम पोटेशियम की कमी से होता है यह रोग, और इसमें पेशियों के अंदर अकड़न और रोगी की मृत्यु हो जाती है। कांस रोग ध्यान रखना, ये कम श्रावण से होता है। किसके कम श्रावण से, एड्रिनल के कम श्रावण से। एड्रिनल अगर जिसका एड्रिनल ग्लैंड व्यवस्थित काम नहीं करता, एड्रिनल ग्लैंड जब व्यवस्थित नहीं करेगा तो अधिक भी श्रावण कर सकता है। तो अधिक श्रावण से कुशिंग रोग होता है। कुशिंग का क्या काम होता है, जल एवं सोडियम का जमाव ज़्यादा हो जाता है, पेशियां शिथिल होने लगती हैं, हड्डियां अनियमित हो जाती हैं। क्लियर है, एड्रिनल यानी है ना, ये है एड्रिनल विरलिज्म। इस रोग में स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण बनने लगते हैं, मूछ आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं, आवाज़ मोटा हो जाता है। क्लियर है, ये दाढ़ी आवाज़ मोटा बांझपन उत्पन्न हो जाता है। ये होता है एड्रिनल के विरलिज्म, अति श्रावण से। तो जिनके मूछ वाली लड़की होगी तो ध्यान से देखना कि बता देना कि दीदी जी, मैडम जी, आपको एड्रिनल ग्लैंड जो है और ज़्यादा श्रावण कर रहा है, हार्मोन्स को लगा के देगी चमाट। बोलोगे दाढ़ी मूछ वाली दीदी, जो भी बोलना, ठीक है। ये एक अगला बच रहा है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि सर आपने दिखाया नहीं, थाइमस कहाँ पे होता है। ये थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक मतलब जो वक्ष होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ये थाइमस ग्रंथि, यही ये थन स्तन के पास जो वक्ष होता है वहाँ पे होता है ना, जहाँ पे दुग्ध ग्रंथियाँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है। थाइमस याद रखना, था से थन याद रख लेना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। साइंस में हर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं होती। ये तो कुछ नहीं है, डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, है ना। एक आपको ऐसे ही घटना बता देता हूँ। एक डॉक्टर था और उसकी लड़की भी संयोग से डॉक्टर थी। अब सोचो, और उसको एक बॉडी का परीक्षण कराना था, मतलब पढ़ाना था वो बॉडी सेक्टर को पूरा, वो उसका पिता ही पढ़ा रहा। तो अब वो शर्माता तो उसको डॉक्टर नहीं बना पाता ना। तो इसमें ऐसा शर्म वाली बात कुछ भी नहीं है, हमें पूरी तरीके से पढ़ना पड़ता है। चलो देखते हैं, थाइमस ग्रंथि। थाइमस को देख लेना कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल, यह वक्ष में हृदय से आगे स्थित होता है। यह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाते हैं। थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स हुआ, उसके कार्य क्या होते हैं देखना। थाइमोसिन फर्स्ट, वो थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड। कौन से हार्मोन्स, 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, थाइमोसिन, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड। ये 3 हार्मोन्स, ये हार्मोन शरीर के लिम्फोसाइट बनाने में काम आती हैं। लिम्फोसाइट क्या, हमारे शरीर का लिम्फोसाइट हमने बताया था, लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट बताया था। दोनों काम क्या करते हैं, लिम्फो, अभी उधर हम पढ़ा चुके हैं ये चीज़ें। कहाँ पे, ब्लड में पढ़ाए हैं, ब्लड में उधर संयोजी ऊतक ब्लड है, ब्लड पढ़ाए हैं, उसे में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों पढ़ाए हैं। तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना, और ये बनाने में काम आता है। ये हार्मोन्स लिम्फोसाइट बनाने में काम आता है। अब सर इसमें वृद्धावस्था में क्या है, धीरे धीरे जब कम हो जाता है तो वह वृद्ध व्यक्ति बीमार होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण कम हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण कम हो जाएगा। इसीलिए वृद्ध व्यक्ति बीमार जल्दी होता है, इसी कारण, क्योंकि उसके यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता
है इसी कारण से। क्लियर है? आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बिल्कुल बता सकते हैं, मेन रीज़न बता सकते हैं कि बब्बा जी आप क्यों बीमार हो रहे हो। इसलिए कि आपका जो थाइमस ग्रंथि है, ग्लैंड, वो हार्मोन्स कम रिलीज करने लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। ठीक है, लुप्त हो जाता है, और वो मतलब लुप्त होने का कार्य करना बंद कर देता है ना, और वो लिम्फोसाइट नहीं बनाएगा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा। क्लियर है? उसमें कुछ नहीं था, बस थाइमस ग्रंथि में इतना ही था। यहाँ पे अब क्या है, जनन ग्रंथि पढ़ेंगे, गोनोड्स। जनन ग्रंथियाँ जनन कोशिकाओं के निर्माण के अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करती हैं। जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सा क्या क्या काम करती हैं सर? ओवरी, ओवरी मतलब अंडाशय, फीमेल में होता है ये। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, क्लियर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह हार्मोन्स यौवनावस्था में यौन लक्षणों को विकसित करता है। यौन लक्षणों का मतलब जैसे है ना, यौन लक्षण पूरे आ जाते हैं। अब आप लोग इसको समझ लेना अपने तरीके से, यौन लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, है ना, प्रोजेस्टेरॉन यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन के विकास एवं दुग्ध ग्रंथि को सक्रिय कर देता है। यही काम ये भी करना है, लक्षणों को विकसित करने का काम करता है। इसी से जाके तो ये सहयोग करता है ना। दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन्स, इसको पढ़ो। रिलैक्सिन क्या है? यह हार्मोन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से बचाता है। ये हार्मोन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सुना होगा आपने कि उसको बच्चा पैदा नहीं होता, वाजपन होता है, तो इसके कारण भी होता है, उसका गर्भाशय सिकुड़ जाता है। जब ये हार्मोन्स नहीं रिलीज होगा तो गर्भाशय सिकुड़ जाएगा और बच्चा पैदा नहीं होगा, ये भी रीज़न होता है। तो ध्यान रखना कि रिलैक्सिन हार्मोन्स हमारे गर्भाशय को रिलैक्स रखता है, सिकुड़ने नहीं देता। ठीक है, अगला बी है ये टेस्टिस, वृषण, ये पुरुष में पाया जाए। मादा का हमने पढ़ लिया, पुरुष का पढ़ेंगे, मतलब महिला का पढ़ लिया। इसमें नर हार्मोन स्रावित होते हैं, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन ध्यान रखना, ये नर हार्मोन्स है। ये परीक्षा में कई बार पूछा है, एंड्रोजन और इसी का एक मिल जाएगा आपको एस्ट्रोजन, मिलता जुलता देखना, तो ये फीमेल हार्मोन्स है और एंड्रोजन मेल हार्मोन्स है। ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न देता है। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, है ना, इसी को ही ये कहा जाता है। अब जाके आपका कंप्लीट हुआ हार्मोन्स। अब आपको मैं सोचता हूँ कि कंपटीशन करवाऊँ, क्विज़ करवाऊँ। आपको पढ़ तो लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी दिया करूँगा आपको करने के लिए, तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा कि हमने कुछ पढ़ाया, आपको थोड़ा भी जीरो से अगर थोड़ा भी पढ़ाया होगा तो मैं उनसे अपील और निवेदन और सब कुछ कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रिय छात्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो अभी नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को दबा लें। हम तब जब वीडियो डालेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।